होती, छोड़ दे इच्छा से। अगर करोड़ रुपए आते तो हर किसी के आदमी के पास ही ना आ जाते, मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। तो इसलिए जिस बच्चे का लगे, ये कोई कॉलेज थोड़ी है कि एडमिशन ले लिया और भाई कॉलेज वालों ने कहा रोज आया करो, नहीं जाएंगे। कॉलेज एक अलग टास्क था, कोचिंग एक अलग टास्क है। आजकल तो दौर ऐसा हो गया है कि बच्चा 12वीं के बाद कॉलेज बाद में ढूंढता है, कोचिंग पहले ढूंढता है कि यहाँ जाना है। अक्सर मैं जून जुलाई में देखता हूँ पेरेंट्स आते हैं, लकी सर एक बार कोचिंग यहाँ कर स्टार्ट कर देते हैं, कॉलेज कॉलेज तो हो जाएगा। और सही भी है, स्किल जितनी डेवलप होगी उतना बढ़िया है, सही भी है। वो पुराना जमाना गया ना कि पहले कॉलेज पास आउट होता था, उसके बाद सोचा जाता था क्या करना है। तो ये बच्चे समय से 5 साल पहले निकल के आ रहे हैं कि भैया वो पहले ही सोच लेते हैं ये करना है। समझ आई मेरी बात को? हम में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे कॉलेज पास आउट के बाद आए होंगे, और हम में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका भी परस्विंग चला होगा जब आए होंगे, या जब क्रॉस करते ही आ गए होंगे। मतलब ये है कि अब देखो, आपसे जो छोटे बच्चे आ रहे हैं वो कॉलेज बाद में ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी एक बच्चे ने सुबह वाले बैच में एडमिशन लिया। मुझे इस एक बच्चे का इसलिए याद है कि उस बैच में 101 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे का इसलिए याद है कि उसके पेरेंट्स आए थे, फादर मदर दोनों ही थे। वो बच्चा आज के करीब 2.5 महीने पहले आया था, और वो बीटेक करता है यहाँ के किसी कॉलेज से, शायद MNIT से ही है, पता नहीं, मतलब था यहीं के आसपास। और उसने ये बताया अभी उसका सेमेस्टर वगैरह का कोई एग्जाम था, आज से वो करीब 2 महीने पहले आया था। तो उसने कहा था कि सर अभी सेमेस्टर आ जाएंगे। तो मैंने ये कहा था कि अभी आप कॉलेज में इसमें कोचिंग में एडमिशन मत लेना, अभी आप अपना आराम से 1.5 महीना 2 महीना जितना भी है आप एग्जाम आराम से एग्जाम निपटा के आओगे। जब आप फ्री हो जाएं, बोला सर फिर 8वां सेमेस्टर आ जाएगा, 8वें सेमेस्टर में कोई खास दिक्कत वाली बातें हमारी नहीं है, फिर वो तो बस जाना आना नहीं है, तो लास्ट में आके महीने की या 20 दिन की मुझे छुट्टी की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो प्रावधान है। अब जब वो बच्चा, अब सोच के देखो, उसका ग्रेजुएशन हुआ नहीं, उससे पहले उसके फादर, क्योंकि फादर मदर के भैया दिमाग में बहुत टेंशन होती है। अगर कल को तुम सक्सेस ले जाओगे ना, तुम्हें अभी पता ही नहीं है, तुम्हारी उम्र वैसी है और तुमको इतना मैच्योर माइंड अभी है नहीं, तुम सक्सेस ले जाओगे तो तुम्हारी 10,000 परेशानियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। नहीं तो फादर मदर के सामने 10,000 परेशानी खड़ी हो जाएगी, 10,000, और 10,000 परेशानी कोई ना कोई बीमारी दे जाती है। आजकल इतने तगड़े तगड़े लोगों को, इतने बढ़िया बढ़िया लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी लग जाती है कि बात ही खत्म। समझ आई? तो इससे बेहतर है कि मेरे भैया करना है तो करना ही है, और नहीं करना ना तो फिर ये ना ठंडा पानी खुद में पी लो कि अपने बस की बात नहीं है। अपन भैया इस धरती पे 7-8-10 हजार के लिए बने हैं, अपन खुश रहें। फिर वो सपने ही छोड़ दो, या किसी को, मतलब माँ बाप को ऐसे रखो ही मत। फिर यहाँ फोकट में PG का 8-10 हजार रुपया खर्च करने से बेहतर है किसी और लाइन में आगे बढ़े। और हमें लगता है कि नहीं भैया ये तो एक जस्ट इन्वेस्टमेंट है, ऐसे नहीं चलेगा और मैं कुछ करके करना है मुझे, तो फिर करो। क्योंकि जयपुर में, हम में से जयपुर से बिलोंग करने वाले बच्चे होंगे मुश्किल से 10%, हदी हो जाएगी तो 20% मिलेंगे नहीं, मुझे पता है। बाकी सारे बच्चे कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए हो और यहाँ रह रहे हो, तो यहाँ कुछ बढ़ के जाओगे तो बेनिफिट है, नहीं तो फोकट में टाइम पास हो जाएगा। अब जब मैं उस बच्चे की बात कर रहा था, उसने एडमिशन लिया, अब स्टार्ट होगा, फिर उसने, अभी उसकी पढ़ाई 10 दिन की हुई होगी, उसको लगा सर ये पढ़ाई तो बीटेक से आसान ही है। क्योंकि मैंने बोला भैया आसान पढ़ाई है, बस मुद्दा इस पढ़ाई की सक्सेस का क्या है, आपको एक कॉन्टिन्यूस समय तक इसको पढ़ना होता है। अभी आपको आसान लगेगी, तो उस दिन के बाद आपको लगेगा कि ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, फिर उसके कुछ दिन के बाद लगेगा आप 6 दिन में से 4 दिन आना शुरू करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद जब आपका मन करेगा तब आना शुरू करेंगे, बाद में आप चलेगा ना तो उधर के रहे ना इधर के रहे। बस अगर ये आदत आपके अंदर नहीं आई तो सक्सेस मिल जाएगी, और ये आदत अगर आ गई तो पता है, कई बार बच्चा ये कहता है, कई बार ना एक मानसिक वहन क्रिएट हो जाता है। मैं आज आपको एक बहुत तरीके की बात बताता हूँ, 5 मिनट।
कि मेरा ना मैथ कमजोर है सर, मैंने ना 11वीं में भी मैथ नहीं पढ़ा, 12वीं में भी मैथ नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी मैथ नहीं पढ़ा, इसलिए मेरा मैथ कमजोर है। मेरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे आप में से मैथ पढ़ के बैठे हैं 11वीं में, 12वीं में, बीए में, बीएससी में, जहां भी, मुझे बता दो उस मैथ का तो 0.1% भी यूज है क्या? ये सिर्फ एक मानसिक वहम है कि मेरे मैथ छोड़ दिया था 10वीं में इसलिए मेरा कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं। दो कहानियां ही अलग अलग हैं। इसीलिए अगर मैथ कमजोर है तो यहां हमारी कंसंट्रेशन कमजोर है, यहां हम काम करने के प्रति ईमानदार नहीं है। एक बारी में समझ नहीं आएगा, उसको समझने का प्रयास करते, इस क्लास में नहीं आया दोबारा मेरे से पूछते, ऑफिस में जाके पूछते, उस दूसरी क्लास में बैठकर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने का प्रयास करते कि ऐसी क्या बात होगी। जब मन में ऐसा आ जाएगा ना, बेइज्जती वाली बात आ जाएगी कि यार ये 10वीं क्लास, परसेंटेज बोला जी कमजोर है। कमजोर है तो सिर्फ इतनी सी बात है कि 10वीं क्लास तक की पढ़ाई या 12वीं क्लास तक की पढ़ाई या 15वीं क्लास, मतलब 3 साल ग्रेजुएशन के लगा लो। मेरे भैया 15 क्लास तक की पढ़ाई में दिमाग उस लेवल पर चला गया, एक बच्चा एक बार पेज पढ़ता है उसको याद हो जाता है, एक बच्चा इसी पेज को एक बार पढ़ता है उसको 3 लाइनें याद होती है। इसका मतलब इस पेज में कमी थी क्या? नहीं, दोनों की हो सकता है दूसरे बच्चे ने ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ा हो, लेकिन 10-12 साल में वो पौधा ऐसा बन गया एक का दो कि देखते ही 90% याद हो, एक का पौधा ऐसा बन गया कि गड़बड़ बैठ गई। अच्छा देखो, चौंकाने वाले तथ्य बताता हूँ। आजकल जैसे ऑनलाइन युग चल रहा है, और लेकिन अब धीरे धीरे ऑनलाइन युग धीरे धीरे कम होने लग रहा है। समझ बढ़ती जाएगी, कम होता जाएगा, समझ बढ़ती जाएगी, कम खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब चीजें टेस्ट क्रिकेट भी रहेगा, 2020 भी रहेगा, फैसिलिटी बढ़ी है ना, हर चीज बच्चे के मोबाइल पे है, इसका मतलब फैसिलिटी बढ़ी है तो व्यवस्थाएं आगे बढ़नी चाहिए। 2019 तक की पिछली 3 लिस्ट उठा लेना, 19 की लिस्ट उठा लो, 20 की लिस्ट उठा लो, और भैया 18 की लिस्ट उठा लो। क्लियर हो गया? नेट पे कोई भी पेपर, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, और मैं कर क्या रहता हूं मैं, और पता क्या होता है कि नॉलेज का मतलब, मैच्योर माइंड का मतलब होता है कि जो लोग दूसरे सोच नहीं पाते उस एंगल से बात को सोचना, सोचने के बाद तो उसी में आया तैया टहनियां तो कोई भी निकाल देगा। मेरी बात समझ में आई? अब मुद्दा क्या रहा, और आप यही अब निकालो 21, 22 और 23, हर लिस्ट करीब करीब 6 नंबर 7 नंबर कम गई है, हर लिस्ट कम गई है। मतलब पहले बच्चा अगर 80 नंबर में पास हुआ है तो आज बच्चा 74 में ही पास हो गया। कोई पेपर उठा दो। अब मुझे बताओ, क्या बच्चे कमजोर हो गए? अब इसका अगर कोई गहरे से विश्लेषण सोचा जाए कि भाई ऐसा क्या रीजन है, फैसिलिटी भी बढ़ गई, व्यवस्थाएं भी बढ़ गई, जो बच्चा मन से चाह रहा है वो सारे काम उसको मिल रहे हैं, और नंबर फिर भी कम आ रहे हैं, और फिर भी सिलेक्शन तो होना ही है, जो सीटें आनी है। ऐसा भी नहीं है सीटें ज्यादा हो गई इसलिए सर सिलेक्शन कम हो गया, मतलब सिलेक्शन कम कर रहा हूं, लिस्ट कम हो गई, कैंडिडेट बढ़ भी गए, कैंडिडेट करीब करीब 1.8 गुना हो गए। अब बता दो जी, फिर भी लिस्ट कम हो गई। इस बात को एक मैच्योर माइंड के नजरिए से देखा जाए तो हम उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। पहुंच एक्चुअल क्या होगा नहीं पता, लेकिन 90% से 95% एक आइडिया लगाया जा सकता है, और वो उसमें जो कमियां हैं उसको मैं कभी यहाँ की व्यवस्थाओं में मैं ऐसी चीजें सोचता रहता हूँ। कई बार बैठा बैठा अकेले में, कई बार अगर आप ऑफिस में देखेंगे ना कि सर खाली बैठे हैं, मेरे दिमाग हो सकता है मेरी आंखों के सामने हो और मेरा ध्यान ही ना हो आपके ऊपर, पर आपको लगेगा सर ने मुझे देखा भी था, सर ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, मैं सोच कुछ हो ही रहा हूं। अब मेरे दिमाग में परसों शाम को बैठे बैठे ये बात आई, और मैं 2 घंटे डिस्कशन किया, फिर कोई रैंडमली कोई टीचर आ गया करके, और फिर उनके साथ ना ऐसे बैठे रहे, मेरे का मन था उनके साथ 15 मिनट बैठने का, मुद्दा ऐसा छिड़ गया।
फिर मैंने कहा कि सर मेरे कुछ विचार हैं, आप बताओ। मैं सामने वाले की बहुत तल्लीनता से सुनता हूँ, बहुत आराम से, क्योंकि अपने पास जो विचार है वो तो है ही भैया। सामने वाले का सुनेंगे तो कुछ नया विचार आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्या कहे आप। मैंने बात बताई, फिर उन्होंने अपने अपने कहते ना, कोई बात सुनने के बाद अपने अपने, हाँ मैं आपसे तर्क पूछूंगा, सही दोगे गलत दोगे बात की बात है, लेकिन हर इंसान अपना तर्क जरूर देता है। जो इंसान तर्क देने की सिचुएशन में नहीं है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस कुछ बता, इसका मतलब उसका दिमाग तो कतई कहता ना कि मोटा दिमाग हो चुका है। और मोटा दिमाग आज नहीं हुआ होगा, 10वीं क्लास पास करके आया उस दिन मोटा नहीं था, 12वीं पास करके आया उस दिन मोटा नहीं था भैया, दिमाग आज के मोटा हो गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ आई है 12वीं क्लास के बाद। अब जो बच्चा टाइमली इस बात को समझ जाएगा, ये समझ लो जी, ये है युग का खेल। फिर बहुत सारी मुद्दे उठ गया, किसी एक बार संसद में उस सांसद ने ये बोला था, फिर उस आईएएस ने, फिर बहुत सारी बातें हुई उसके ऊपर। बोला कि हाँ सर ये बात तो, अब मुझे ये, क्योंकि व्यवस्थाएं जब आप यहाँ आकर पढ़ते हैं हमारे लिए बेहद आसान है। एक पेपर, जैसे कल 24 पेज का पेपर था, तो मोटा मोटा तौर पे आप ये मान के चलो वो 8 से 9 रुपए का एक पेपर था, मोटा मोटा तौर पे। एक पेपर पे एक बच्चे पे 8 से 9 रुपए, तो प्रिंटिंग का कॉस्ट है, उसको तैयार करने में टीम भी लगी होगी, टाइपिस्ट भी लगे होंगे, सारी व्यवस्था बनाने में दम लगता है। मैं एक बार के लिए सारी चीज हटा देता हूँ, वही 15 रुपए एक पेपर पे खर्च आया है एक बच्चे के। 15 से ज्यादा ही आएगा मुझे पता, लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं 15 रुपए। मेरे लिए बहुत आसान था, ना तो छपवाना पड़ता, करा के टाइप, आजकल फ्री में एप्लीकेशन बना देते हैं, फ्री में। मेरे पास रोज बैठे रहते हैं 4 लोग, रोज एप्लीकेशन बना देती। हाँ सोचेंगे एक पुरानी बड़ी है, उसको कभी कभार देख लेते हैं, उठा लेते हैं, मतलब रोज का काम है ये। तो आजकल जो युग में आ गया था ना, जिसके फोन व्हाट्सएप पे कोई भी आ जाएगा। कुल मिलाकर मेरे लिए बहुत आसान था। कल की डेट में अगर देखा जाए तो मेरे भैया, अगर कल की डेट में देखा जाए सीधा सीधा सा 500 बच्चों के समथिंग ने पेपर दिया था कल, 496 बच्चों ने, क्योंकि कल का पेपर कल चेक कर दिया था। एक बच्चे के ऊपर अगर 15 रुपया खर्च हुआ तो 7,500 रुपया खर्च हो गया। एक सेकंड के अंदर ये 7,500 रुपया बच सकता है। कैसे? पेपर बनता 7.5 तो सीधा सीधा बचत में पता क्या आता, पेपर बन गया, टाइप करवा लिया और उसको ऐप पे डलवा देते। अब कोई दे देना रहे पेपर, अब मैं लिख के दे सकता हूं। जो कल 500 बच्चों ने यहां आकर पेपर दिया, ऐप पे संख्या मुश्किल से मुश्किल 150 पहुंचती, और लेकिन मेरे कितने पैसे बच गए। और मैं क्या कहूंगा, भाई मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं भाई, वो तो तुम ही नहीं कर रहे, और तुम इसको नकार भी नहीं सकते। ये होता है पॉलिटिकल खेल, कि तुम ना भी नहीं कर पा रहे और तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे। घर से पैसे लगाकर, ताकि इसलिए हो कि मेरे भाई आप यहां तक पहुंचोगे। कुछ बच्चा ना पीजी से यहीं आने में ये सोच लेता है, छोड़ दो ना भाई, छोड़ दे भाई, इनकम टैक्स कौन सा तेरा हाथ पकड़ के बैठा है। वो तो आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं एसएससी के सामने, आपको इन द सेंस, आपको हमको, मतलब जब हमारी उम्र थी तो हमने जोड़े थे। हाथ जोड़ने का मतलब एफर्ट, बात समझ में आई। कुल मिला के उनको थोड़ी गर्ज है किसी बात की। और फिर जब आप एग्जाम देने नहीं आते हैं, न जाके उसका एनालिसिस करते हैं, न कुछ करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि ये गड़बड़ इसलिए है, ये 80 से 74 पे आई है ना, गड़बड़ इसलिए हुई है। नहीं तो फैसिलिटी तो बढ़ गई, तो ये लिस्ट 80 से 85 पे क्यों नहीं गई। एक टाइम था 2010-11 तक जनरल कोचिंगें चलती थी, 12 के आसपास कोचिंगों का दौर थोड़ा बढ़ गया था। 15-16 के आसपास आगे कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंगों का दौर पीक लेवल पे था, पीक लेवल पे, जो आज भी नहीं है। आज तो उसका 40% है, हमने देखा है 40% मुश्किल से। आज तो पूरी मार्केट की भीड़, पूरी। उस टाइम में मेरे भैया 2012 की लिस्ट देखो 82 नंबर, 2013 की लिस्ट देखेंगे 104 नंबर, 2014 की लिस्ट देखेंगे 112-13 नंबर पे गई थी। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 2016 में लिस्ट चली गई थी 141 नंबर।
उसके बाद फैसिलिटियों का दौर बढ़ना शुरू हुआ और सबको पता चला इंस्पेक्टर ये चीज होती है, प्रिवेंटिव ये चीज होती है, एग्जामिनर ये चीज होती है। सबने एफर्ट मारने शुरू किए। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि बरगलाने वाली सिचुएशंस बनने लगेगी, बहकने लगेंगे बच्चे, भटकने लगेंगे। और उसके बाद का दौर आया पेपर उससे, और आज तक के इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर 2017 का है, जिसके अंदर 132 नंबर पे लिस्ट गई। आज के पेपर को अगर लेवल अपन देखें और 2017 वाले पेपर का एक बार लेवल देख लेना उठा के, आपको आइडिया लग जाएगा उसके, क्योंकि उस टाइम जितना पढ़ते थे, कोचिंगों में पढ़ाते थे, वो उस हिसाब से हमें पता है ना। और अब के बार अभी भी लिस्ट कहां तक पहुंच गई, 130-32 पे आज बैठ की हुई है, और पेपर उससे करीब करीब 60% पे आ गया। पेपर में सर बचा ही नहीं। अब बॉलर बांग्लादेश के सामने भी आपके उतने ही रन बन रहे हैं, 250 रन, और भैया ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने भी 250 ही है। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अच्छा खेलने लग रहे थे, क्योंकि उनके गेंदबाज अच्छे थे। बांग्लादेश के खिलाफ तो गेंदबाज ही अच्छे नहीं, इसका मतलब खराब खेलने लग रहे हैं। बात समझ में आई? और फिर लिस्ट ने भी इस बात को उजागर कर दिया। तो मेरे भाई की जो ये आपका आलसपना है ना, यही आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अभी तो फिर भी कोचिंग चली हुई है, अब कोचिंग का अगला लगभग 1.25 महीना 1.5 महीने का वो दौर है कि जो बचा हुआ वो लगभग पूरा हो जाएगा। 2-4-5 दिन ऊपर नीचे जितना भी बचा हुआ आराम से हम कर रहे हैं। कई बार मैं बहुत आराम से चीजों को पढ़ाता हूँ, उसके पीछे रीजन एक है, मैं जानबूझ के चीज को थोड़ा लंबा खींच ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चा उठ कर आएगा तो एटलीस्ट उसको मन में आएगा कि पढ़ना है। कोचिंग को 20 दिन में भी खत्म कर दो चाहिए, और 1.5 महीने में भी। एट प्रेजेंट इतना सिलेबस बचा हुआ है, समझ आई? तो भैया जब आपको जो कहा जाए उसके ऊपर कान पे जू रेंगा करो। कान पे जू ना रेंगने का मतलब है आप बात को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ की इग्नोर की गई बात सब देख रहा है, सब ऊपर वाला सब अपना हिसाब कर लेगा। तो यहाँ की बात को इग्नोर करने की गलती ना किया करो मेरे भाई। बाकी समझदार आप हैं, ये तो मैंने पहले भी समझाया था, मैंने आज भी समझा दिया। चलो अब इधर आ जाओ।